फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इकदाम भी करें। रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अज़ादार हुसैन। हर तरफ एक ही वबा कोरोना वायरस का शोर है। फैसलाबाद कोरोना वायरस से कितना मुतासिर हुआ, इलाज मुआवजे की क्या सूरत हाल हैं और इसके अलावा टेस्ट किस तरह किए जा रहे हैं, सैम्पलिंग की क्या सूरत हाल है, फैसलाबाद के अस्पतालों में तैनात अमला कितना मुतासिर हुआ और शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि वो इस वबा से महफूज रह सकें। इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद के दफ्तर में और हम इनसे जानेंगे कि फैसलाबाद कोरोना वायरस से कब मुतासर होना शुरू हुआ और किस तरह की मुश्किलात का सामना महकमा सेहत इंतज़ामिया को करना पड़ा, डॉक्टरों को करना पड़ा और किस तरह इस कोरोना वायरस से जो है वो निपटा जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल क्या है जानते हैं डॉक्टर बिलाल अहमद साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर बताइए फैसलाबाद में कोरोना वायरस कब से मुतासर होना शुरू हुआ? जी अज़ादर बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली जब ये एपिडेमिक स्टार्ट हुई चाइना में और उसके बाद पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैली, तो पाकिस्तान में जो पहला केस रिपोर्ट हुआ वो एंड ऑफ फरवरी या स्टार्ट ऑफ मार्च था कि जब पहला फैसलाबाद में केस रिपोर्ट हुआ। लेकिन उसके बाद लोकल केस हमारा कोई नहीं आया। फिर तकरीबन 23 मार्च को जो हमारे ज़ायरीन ईरान में फंसे हुए थे उनकी वापसी स्टार्ट हुई। तो 23 मार्च को जो पहला बैच आया ज़ायरीन का वो हमारे पास फैसलाबाद में आया, जिनको हमने क्वारंटाइन किया, अपनी जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई हुई थी वहाँ पे उनकी टेस्टिंग वगैरह की। उसके बाद जो लोग उनमें से पॉजिटिव थे उनको अलहदा किया, जो नेगेटिव थे अलहदा किया। फिर दूसरा बैच, तीसरा और चौथा, यानी टोटल तकरीबन 300 के करीब जो थे ज़ायरीन वो हमारे पास फैसलाबाद में क्वारंटाइन के लिए आए, जिनके हमने टेस्ट लिए और जिनमें पॉजिटिव केसेस को अलहदा किया, नेगेटिव के टेस्ट लिए और जब दो नेगेटिव उनके टेस्ट हो गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका क्वारंटाइन जब पूरा होता गया तो उनको घरों में भेजा। दूसरा स्टेप जो हुआ वो ये था कि बहुत सारे हमारे तबलीगी जमात के लोग थे जो फॉरेनर्स भी थे, जिनमें 2-3 ममालिक से और हमारे लोकल भी कुछ लोग थे मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ सूबों के, जो फैसलाबाद में तबलीग पे आए हुए थे। जब ये सारा सिलसिला हुआ तो उनकी जब स्क्रीनिंग की गई तो उनमें हमारे बहुत सारे दोस्त थे जिनका टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया। वो तकरीबन 68 के करीब लोग थे। उनको पहले तो हमने जहाँ जहाँ पे वो थे वहाँ क्वारंटाइन किया, फिर उसके बाद उनको एक जगह के ऊपर शिफ्ट किया। हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे, जो फॉरेनर्स थे उनको जो तबलीगी मरकज़ था वहाँ पे उनको शिफ्ट किया। वो तकरीबन हमारे पास 3 से 4 हफ्ते रहे। उनमें जो लोग नेगेटिव आते गए उनको हम घरों को भिजवाते गए और जो पॉजिटिव आते गए उनको जो था उनका क्वारंटाइन पूरा करवा के जब उनके 2 टेस्ट नेगेटिव हुए तो उनको इसके साथ साथ फिर हमारी जो थी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग स्टार्ट हो गई, जो कि फील्ड के अंदर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव आता था तो फिर उसके घर वाले, उसकी जो वर्क प्लेस है और उसका जो रेजिडेंशियल कॉन्टैक्ट थे उनकी हमने सैम्पलिंग स्टार्ट की और वो इस तरह हमारा जो दायरा कार था ये वसी होता चला गया। इसमें तीसरा जो अहम स्टेप हुआ वो ये था कि फ़्लाइट्स जो हमारे बैरून मुल्क लोग फंसे हुए थे उनकी एक लिमिटेड नंबर फ़्लाइट्स में जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ 3-4 शहरों में, जिनमें फैसलाबाद था, लाहौर था, पिंडी और इस्लामाबाद था। यहाँ पे फ़्लाइट्स आनी शुरू हुई और तकरीबन हर जो फ़्लाइट थी वो तकरीबन 150 मुसाफिरों के ऊपर मुश्तमिल होती थी। किसी दिन 2 फ़्लाइट्स आ रही थी, किसी दिन एक। टोटल तकरीबन 54 के करीब फ़्लाइट्स जो थी वो हमारे पास क्वारंटाइन हुई आके। उन मुसाफिरों को हम क्वारंटाइन करते थे, उसके बाद उनके टेस्ट लेते थे, जिनके टेस्ट नेगेटिव आते थे उनको घरों में भिजवाते थे और जिनके टेस्ट पॉजिटिव आते थे उनकी ट्रीटमेंट होती थी। अगर कोई सिम्टोमेटिक होता था तो उसको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाते थे और एसिम्टोमेटिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रखते थे। हमारा यहाँ पे 2 क्वारंटाइन सेंटर्स हमने मेन बनाए, जिनमें 4 हॉस्टल्स जो थे वो पारस के थे और तकरीबन 9 के करीब हॉस्टल्स जो थे वो GCU के थे, जो कि एयरपोर्ट के पास था, शहर से बाहर था एरिया। इस सारी जगह के ऊपर जो हमारा अमला था वो 24 घंटे के लिए तैनात था। 3 शिफ्टों के अंदर लोग काम कर रहे थे। जितने हमारे पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स थे या हमारे लोकल जो THQ हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे जितना स्टाफ था, हमारा लोकल डिस्पेंसरीज थी हमारी सिटी की, उस सारे स्टाफ को हमने 3 शिफ्टों के अंदर इनमें लगाया। शुरू में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि जो हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स थे उनकी शॉर्टेज थी, लेकिन उसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद ने बड़ा ज़बरदस्त एक इंतज़ाम किया कि जो हमारे मुखैर हजरात थे इधर उनके ताउन से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमें प्रोवाइड की कि गवर्नमेंट की
प्रोवाइड करने से पहले वो चीज़ें हमारे तक आ गई और वो हमने अपने स्टाफ को दी और वो सारी प्रोटेक्शन हुई उसमें। सर, आप भी कोरोना वायरस का शिकार हुए और आपने भी 10 से 12 दिन गुजारे। किस तरह के वो लम्हात थे जो आपने कोरोना वायरस को किस तरह फेस किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल अज़हर, मैं तकरीबन 27 मई को जो था मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हुए, क्योंकि ये मार्च अप्रैल मई 3 महीने लगातार हम उन लोगों के दरमियान थे कि जिनमें से कोरोना पॉजिटिव भी आ रहे थे, जो नेगेटिव भी थे, जो सस्पेक्टेड भी थे, फिर हमारे हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर भी। तो उसमें 27 तारीख को मुझे सिम्टम्स आए, तो मैंने 28 तारीख को अपना टेस्ट दिया और मुझे 2-3 दिन जो था वो बुखार रहा शदीद और सिम्टम्स थे। मैंने लेकिन 27 को अपनी मेडिसिन स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे दिन जाके मेरा फ़ीवर सेटल हो गया और मेरी रिपोर्ट जो आई तो उसमें जो PCR था उसमें कोरोना मेरा पॉजिटिव आया। फ़ौरी तौर पे मैं आइसोलेशन में चला गया। 14 दिन की मैंने आइसोलेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी जो मेरे टेस्ट थे वो मैं साथ साथ करवाता गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल थे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितना नेचर के ज़्यादा करीब रहते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जल्दी रिकवरी होती है। मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि अगर एक बंदा पिछले 30 साल से सुबह दही का नाश्ता कर रहा है और आप उसका दही बंद कर देंगे तो डेफ़िनेटली उसके लिए प्रॉब्लम होगी। उसको आप दही की जगह पे कोई और चीज़ देना शुरू कर देंगे तो वो उसको हज़म नहीं कर सकेगा। इसीलिए जितने लोग भी इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं वो जितना अपनी रूटीन के करीब रहेंगे उतनी जल्दी उनकी रिकवरी, बिकॉज उनकी बॉडी कुछ चीज़ों की आदी हो चुकी है, उनकी ज़रूरत है उनकी बॉडी को, वो पिछले कई सालों से उस पर चल रहे हैं। जब वो उस रविश को तोड़ के चेंज करेंगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशन आएंगी। इसमें मेरी लोगों से बस यही है कि जो रूटीन है आपकी क्लोज टू द नेचर रहें और मैक्सिमम जो रॉ फूड है जिसमें फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं ऐसी जिनको सैलड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि फुल ऑफ विटामिन्स हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड है वो ख़तरनाक हो सकता है, उससे अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे बिल्कुल कमरे में आपने नहीं बैठना, आप कमरे के अंदर वॉक करें। अगर कहीं आपके पास छत अवेलेबल है ऊपर या आपके घर में कोई सहन ऐसा है जिसमें एक आधा घंटा सुबह एक आधा घंटा शाम को एक्सरसाइज करें, साथ बाकायदगी से नमाज अपनी अदा करें। मतलब अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आप कंटिन्यू करें। जब आप मेंटली तौर पे हार जाएंगे ना उस वक्त आप गिर जाएंगे। अगर आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, आप फेस कर रहे हैं तो बीमारी आपको कुछ नहीं कहती, आप ओवरकम कर जाएंगे। और यही मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि क्लोज टू द नेचर रहें, अपनी रूटीन की चीज़ों में रहें, अपने माहौल के अंदर रहें। जब उसको आप चेंज करते हैं तब आप बीमार होते हैं। सर बताइएगा कि कोरोना वायरस के सबब दीगर जो काम थे वो भी मुतासर हुए, महकमा सेहत का तमाम निज़ाम मुतासर हुआ, हस्पतालों में मरीज़ों को इलाज की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमारे ऑपरेशन भी जो थे वो मुलतवी हो गए। अब बताएं कि कोरोना जो है वो एक रूटीन बन चुका है, तकरीबन 4 माह होने वाले हैं, तो अब बाकी जो निज़ाम है जिस तरह हमारा API है, माँ बच्चा सेहत का प्रोग्राम है और दीगर हस्पतालों में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, TB डॉट प्रोग्राम है और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, तो अब उसे दोबारा से बहाल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? डेफ़िनेटली अगर इसमें जब कोरोना आया तो उस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी लोगों की, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं था। गो कि हमने जो पहले ट्रेनिंग्स करवाई थी अपने स्टाफ को, वो डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को करवाई थी, वो सारे हॉस्पिटल्स में थे। लेकिन जहाँ पे ऑफिस के अंदर जब हमारी सैम्पलिंग स्टार्ट हुई तो हमारे पास सैम्पलिंग के लिए मैन पावर की शॉर्टेज थी। उसमें हमारे जो DSC थे डॉक्टर सदीक साहब, वो फिर उनके साथ डॉक्टर आसिम साहब, डॉक्टर अता, ये 3-4 बंदों ने दिन रात एक किया। हमने अपने जो THQ हॉस्पिटल थे वहाँ पे जो लोग लैब्स में काम कर रहे थे उनका 50% स्टाफ जो था उसको इधर डिप्यूट किया, मुख्तलिफ टीमें बनाई। बिकॉज एक अगर कॉन्टैक्ट हमारे पास, एक अगर बंदा पॉजिटिव हमारे पास आता है तो उसमें चांस होता है कि उसके इर्द गिर्द जो घर के रहने वाले हैं या जहाँ वो काम कर रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव होंगे। और उस वक्त तक WHO की गाइडलाइंस ये थी कि इसका स्प्रेड जो है वो एसिम्टोमेटिक लोगों से भी होता है, तो वो सब को स्क्रीन करना जो था वो था, इसमें हमारे शामिल था। तकरीबन 20,000 के करीब लोग होंगे जिनकी हमने स्क्रीनिंग की फैसलाबाद में, और तकरीबन हमारे इस वक्त तक 4,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनमें डिटेक्शन हुई है। और 2300 के करीब लोग हैं अब आज के वक्त तारीख तक जिनके जो रिकवर कर चुके हैं, रिकवर फेज़ में आ चुके हैं। इसमें डेफिनेटली जो हमारा मेडिकल का स्टाफ था, जो हमारे सैंपल लेने वाले लोग थे, जो हमारे डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे, वो उनका कांटेक्ट ज़्यादा था। उसमें 400 के करीब तकरीबन हमारे जो लोग हैं वो इन्फेक्ट भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं हुई उनमें।
उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं 50% से ज़्यादा लोग वापस अपनी नौकरियों पे आ गए हैं। उनमें हमारे ऑफिस में मैं था, मेरे साथ डॉक्टर सदीक थे, डॉक्टर औरंगज़ेब थे। हम तीनों जो ऑफिसर्स थे तीनों इन्फेक्ट हुए, तीनों वापस आए। फिर हमारे जो लोग सैम्पलिंग कर रहे थे, जो हमारे लैब के लोग थे, जो हमारे एंटोमोलॉजिस्ट थे, जो फील्ड में जा रहे थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे, 2 हमारे एंटोमोलॉजिस्ट हुए। फिर हमारे जो ड्राइवर्स थे जो इनके साथ जा रहे थे, जो सैम्पलिंग में लाहौर से किट्स लानी, लैब के अंदर सैंपल लेके जाने, सैंपल लाने, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, उनमें से भी 2-3 लोग जो थे वो इन्फेक्ट हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया कि हम लोगों के लिए ये काम कर रहे थे, हमें इसका लाइट सा अटैक हुआ और हम जल्दी रिकवरी फेज़ में आ गए। और बेसिकली जब कोई चीज़ यूज़लेस होती है तो नेचर उसे ऑटोमेटिक ख़त्म कर देती है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्लाह ताला उसको चला ही रखता है। इसलिए इसमें घबराने या परेशानी वाली कोई बात नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आप पॉजिटिव होते हैं, आप नेचर के नज़दीक रहते हैं, आप अपनी रूटीन में रहें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ बाँटें। डॉक्टर बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें और हमारे नाजरीन को आगाह किया। नाजरीन, हम आपको अब लिए चलते हैं कि किस तरह कोरोना वायरस के मरीज़ों की सैम्पलिंग की जा रही है, किस तरह इसके टेस्ट किए जाते हैं और अमला क्या हिफाजती इक़दामात को बुरकार लाता है ताकि वो ख़ुद भी कोरोना वायरस से जो है वो महफूज रह सके, और इसकी रिपोर्ट्स किस तरह तैयार की जाती हैं जो कि हुकूमत को रोज़ाना की बुनियाद पर भिजवाते हैं। आइए आपको भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। इस वक्त मौजूद है महकमा सेहत के उस दफ्तर में जहाँ पे इतला मौसूल होती है कि कोरोना वायरस का जो मरीज़ है वो तस्दीक हो चुका है और उसके अहल खाना की जो है वो सैम्पलिंग की जानी है। किस तरह सैंपल लिए जाते हैं और क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर सदीक मौजूद होंगे जो कि सारे निज़ाम को देख रहे हैं सैम्पलिंग के हवाले से। उनसे जानते हैं कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है सैम्पलिंग का और किन अफराद के जो है वो सैंपल कोरोना वायरस के हवाले से लिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर सदीक साहब, क्या कहेंगे? थैंक यू अज़ादार, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले इसके लिए ट्रेनिंग दी गई लाहौर में। WHO और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी। उसके बाद हम लोगों ने ये सैम्पलिंग स्टार्ट की है। सैम्पलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अगले की सेहत, जो भी पेशेंट है या जो भी सस्पेक्ट है उसकी सेहत का तो ख्याल रखना ही रखना है, आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अपने आप को भी जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आपने भी ज़रूर करने हैं। उसके लिए यह है कि PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो लाजमी हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका सूट आ जाता है, मास्क आ जाता है, ग्लव्स आ जाते हैं। इसके एक प्रॉपर है कि आप अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप वार्ड में काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर एमरजेंसी में या ICU में काम कर रहे हैं तो आपको PPEs में से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई और 2 दफ़ा हुई। तो उसके बाद हमने आके इसको ट्रिकल डाउन भी किया और ये स्टार्ट की सैम्पलिंग। उसमें जो पहले ही केस जब हमारा इधर फैसलाबाद में एंड ऑफ फेब में आया तो हम लोग गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद को भी असिस्ट कर रहे थे। उनको भी जो VTM किट्स वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम है इसके अंदर होता है जिसमें ये सैंपल जाता है, तो वो सैम्पलिंग वाली किट्स प्रोवाइड करना, उसकी ट्रिपल पैकिंग किस तरह होती है वो हमने उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी, अपने अमले को भी ट्रेनिंग दी। और क्योंकि इसका बर्डन बढ़ता जा रहा था तो हमने अपने RHC और THQ से भी लैब अटेंडेंट्स जो हमारा अमला था उन हाफ़ अमला हमने उठाया, उनको भी ट्रेन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बर्डन बढ़ता गया हमने अपना जो है मैन पावर भी बढ़ाई और ख़ुद भी सैम्पलिंग के लिए हर एक को यही कहा कि आल दो कि हम कहते थे कि वो कि 20 सेकंड्स हाथ धोएं, लेकिन सबको यही कहा भाई 20 सेकंड्स के बजाय 20 मिनट लो, 20 मिनट अपने हाथ धो, मास्क प्रॉपर यूज़ करो, अपने PPEs प्रॉपर यूज़ करो ताकि किसी किस्म का वो। और बाद में जो है आफ्टर यूजेज ये जो चीज़ें हैं किस तरह डिस्कार्ड करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि PPEs ये किट्स या
ग्लव्स वगैरह पहनना तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको किस तरह से उतारना है स्टेप बाय स्टेप, हैंड सैनिटाइज़र किस तरह यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, और हैंड वाशिंग की जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं वो उनके बारे में सबको गाइड किया कि इसके एटलीस्ट आल दो के 7 स्टेप्स हैं लेकिन एटलीस्ट 5 स्टेप्स जो WHO की गाइडलाइन है वो लाजमी करने हैं, और उनको बार बार इवन के उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी बाकायदा वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा साहब। अच्छा डॉक्टर साहब जी ये बताइएगा, जब आप सैंपल लेते हैं तो क्या इकदाम उस टाइम किए जाते हैं सैंपल लेते हुए, और सैंपल को किस तरह महफूज रखा जाता है वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अदादार भाई इसमें यह है कि पहले हमें एक रिपोर्ट होता है केस, फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल से रिपोर्ट हो गया या कोई प्राइवेट लैब भी है, क्योंकि इसमें प्राइवेट लैब्स भी हमें रिपोर्ट कर रही थी, हमें डैशबोर्ड पे एक वो रेड आ जाता है सिग्नल के ये केस है, यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, हम इसको यहाँ से वेरीफाई करते हैं कि टेलीफोन के ज़रिए कि वाकई ये केस है और उस इलाके में है, तो हम उनको प्रॉपर टाइम दे के उस जगह को, या अगर घर में हो तो हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में, अदरवाइज़ अगर घर पे है तो उसको किस तरह, अगर घर में है और उसको रेस्क्यू की ज़रूरत है तो हम उसको किस तरह हमने हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उसके लिए 1122 की स्पेसिफाइड हमारे पास एम्बुलेंसेस थी, हम उनको इन्फॉर्म करते थे और वो जो स्पेसिफाइड एम्बुलेंस होती थी वो वहाँ पे भेजते थे और प्रॉपर तरीके से जो है ना हॉस्पिटल में शिफ्ट होता था। और अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक कोई घर में है या कोई होम क्वारंटाइन है तो उसकी सैम्पलिंग किस तरह, उसके लिए है कि हम प्रॉपर PPEs लेके और प्रॉपर जो है उसको पहन के वहाँ पे जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सैम्पलिंग वगैरह करते थे। उसमें यह है कि जब सैंपल ले लेते हैं, इसका सैंपल का ये है कि आफ्टर सैंपल टेकिंग, इसमें यह है कि इस सैंपल को आपने 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, और उसको जो सैंपल आफ्टर सैंपल उसमें आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ कि ये सैंपल जो है ये ट्रिपल पैकिंग में जाता है। इसके मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि ये इसको एक पॉलीथीन बैग में फ़र्स्ट टाइम रखा जाता है, उसके बाद उसको दूसरे पॉलीथीन बैग में रख के उसके साथ उसका एक केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म, और फिर वो दोनों चीज़ें इस डब्बी के अंदर रख दी जाती हैं। फिर इस डब्बी को एक बड़े कंटेनर में रखा जाता है और कंटेनर को सील करके इसके इर्द गिर्द भी हम कॉटन लगाते हैं, और फिर इस पैकिंग को भी हम एक पॉलीथीन बैग में पैक करके ऊपर पैकिंग करके भेजते हैं। और इसका ये होता है कि कहीं से कोई खुदा न खास्ता कोई लीकेज वगैरह हो जाए या कोई इस तरह से कुछ हो तो ये जो है किसी और को अफेक्ट ना कर सके, जिस तरह के कहीं ना कहीं ये खुदा न खास्ता कहीं से कोई लीकेज हो, कोई भी बंदा चाहे वो लैब पर्सन हो, ड्राइवर्स हों या कोई मेडिकल का कोई और जो पर्सन है वो अफेक्ट ना हो। ट्रिपल पैकिंग का ये बुनियादी तौर पे मकसद। सर ये भी बताइएगा कि जब लैब आपको बताती है, लैब की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी जाती है कि फ़लाँ शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, तो आप उस शख्स को किस तरह फ़ोन करके आगाह करते हैं कि आप में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, और कुछ ऐसे आपको तासरात देखने में मिले हों क्योंकि कोरोना वायरस के एक खौफ का नाम जो है वो शहरियों में पाया जाता है, तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है और शहरियों को किस तरह इत्तला दी जाती है जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव हों? थैंक यू अज़ादार भाई। अज़ादार भाई इसमें यह होता है कि हम जब लैब में सैंपल भेजते हैं तो सिर्फ सैंपल्स ही नहीं जाते, जिस तरह मैंने पहले बताया उसके अंदर भी एक पॉलीथीन बैग में एक हर सैंपल के अगेंस्ट एक केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म जाता है। उसके अलावा एक हम हार्ड कॉपी भेजते हैं जिसके ऊपर पेशेंट की सारी डिटेल, उसके फ़ोन नंबर, ID कार्ड नंबर, बार कोड, उस जो सैंपल भेजा जा रहा है उसके ऊपर बार कोड क्या है, तो लैब जो है उस जब इसको प्रोसेस कर लेती है तो उन बार कोड्स और उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट हमें जब रिज़ल्ट देती है तो वो 2 तरह से होते हैं। एक तो वो डैशबोर्ड पे अपलोड कर देते हैं, दूसरा हमें वो जो हार्ड कॉपी होती है उसके साथ एक सॉफ्ट कॉपी जो भेजते हैं, उस सॉफ्ट कॉपी पे हर केस के अगेंस्ट उसका रिज़ल्ट अपलोड करके हमें वापस भेजते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो टीम बैठी है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हमारे साथ बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं इसको देखते हैं और हमें फ़ौरन इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये केस हमने भेजा था, इसका ये रिज़ल्ट है, या इतने सैंपल्स भेजे थे, इतने रिज़ल्ट नेगेटिव आए हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जब हम पेशेंट्स को बताते हैं तो पेशेंट्स के लिए सिंपली हम कोशिश करते हैं कि उनको हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये कोई लाइलाज चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। उनको बताते हैं कि अगर वो कहते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक हैं तो फिर हम
उस हिसाब से गाइड करते हैं। अगर सिम्टोमेटिक हैं तो उनको रेस्क्यू 1112 के ज़रिए हम लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाते हैं, उसके लिए उनको गाइड करते हैं। और रेस्क्यू 1112 को हम खुद लाइजन में लेते हैं, हमारे पास उसके लिए स्पेसिफाइड एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। वो स्पेसिफाइड कोरोना की जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें उस सस्पेक्टेड कंफर्म पेशेंट को हम हॉस्पिटल में फिर शिफ्ट करवाते हैं, अलाइड या गुलाम अहमदाबाद में। तो जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सदीकी। डॉक्टर सदीक, ये वो पहले शख्स हैं, ये वो पहले डॉक्टर हैं जिनकी जानिब से फैसलाबाद में कोरोना वायरस के जो मरीज़ थे उनकी सैम्पलिंग जो थी वो शुरू की गई। सैम्पलिंग लेने का जो था अंदाज़ और किस तरह सैंपल लेने हैं वो इनकी जानिब से शुरू किए गए, जिसके बाद डॉक्टर सदीक जो थे वो कोरोना वायरस का खुद भी शिकार हुए। और सबसे अहम बात यह है कि जब किसी शख्स की में कोरोना वायरस की तस्दीक हो जाती है तो उसे किस तरह आगाह किया जाता है कि आप में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और ये एक ख़ास बात है कि कहीं जिस शख्स को इतला दी जा रही है कहीं वो किसी खौफ का मज़ीद शिकार ना हो जाए, तो ऐसे में उसे हौसला दिया जाता है और उसे आगाह किया जाता है कि घबराने की बात नहीं है। और ऐसे में शहरियों को भी चाहिए कि अगर किसी का कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाता है तो वो हरगिज़ इस बीमारी से ना घबराएं। अगर किसी में कोई अलामात वगैरह हैं और उसे इलाज की ज़रूरत है तो ऐसे में उसे रेस्क्यू 1112 के ज़रिए, जैसे फैसलाबाद का अलाइड हॉस्पिटल है, DHQ अस्पताल है, जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद है, यहाँ पे इलाज की जो सहूलियात हैं वो मरीज़ों को फराम की जा रही हैं। और हम अपने नाज़रीन को अब दिखाएंगे कि मरीज़ों को इलाज की सहूलियात किस तरह फराम की जा रही हैं और क्या अलामात होती हैं। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी होंगे, उनसे बात। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब के दफ्तर में। और आज हम इनसे जानेंगे कि फैसलाबाद के जो टीचिंग हॉस्पिटल जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियात किस तरह फराम की जा रही है और किस स्टेज पर फराम की जा रही है। सर, आपके वक़्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को डील कर रहा है, यहाँ पे हमारे तीनों हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीज़ हैं। जब ये कोरोना वायरस की वबा आई थी तो सबसे पहले जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को मुख्तस किया गया था, वहाँ पे कौन से इलाज की सहूलियात फराम करना पड़ी, मगर बाद जो था वो अलाइड और DHQ अस्पताल को भी इसमें शामिल करना पड़ा, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि जैसे ही ये कोरोना की वबा पाकिस्तान में आई, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमें पता था कि फैसलाबाद भी मुतासर होगा। उसके तहत पहले तो हमने यहाँ के स्टाफ की ट्रेनिंग कराई। गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल जो है उसको हमने इसके लिए मुख्तस कर दिया और वहाँ पे हमने सिर्फ कोरोना के मरीज़ों का इलाज शुरू कर दिया। वहाँ आइसोलेशन रूम्स बनाए, उसके बाद वहाँ पे हमने एक ICU बनाया, वहाँ पहले ICU नहीं था, 6 बेड का ICU बनाया और वहाँ पे हमारे मरीज़ सिर्फ उस अस्पताल के अंदर इलाज की सहूलियात जो है उनको हमने देनी शुरू की। बाकी जो अस्पताल थे हमारे अलाइड हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल, उसको हमने कोरोना के अलावा के मरीज़ों जो हैं मरीज़ उनके इलाज के लिए ही रखा और यहाँ पे हमने कोविड का कोई पेशेंट दाखिल नहीं किया। जो सहूलियात हमने वहाँ पे मुहैया की गुलाम अहमदाबाद में, वो एक तो हमने आइसोलेट किया, क्योंकि आप जानते हैं उस वक़्त मरीज़ों को आइसोलेट किया जाता था और उसके बाद जो सीरियस होते थे उनको फिर ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे डाला जाता था। तो हमारे 90% मरीज़ ऐसे होते थे जिनको हम सिर्फ आइसोलेट करते थे और 10% मरीज़ ऐसे होते थे जिनको हम ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे डालते थे। अब जो ईद के बाद सूरत हाल एक यकसर तब्दील हो गई कि हमारे 90% मरीज़ वो आ गए जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अब जब ये सूरत हाल हुई कि ऑक्सीजन के वाले पेशेंट बढ़ गए तो गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड थी, जिसकी वजह से हमें मरीज़ों को दूसरे अस्पतालों में यानी अलाइड हॉस्पिटल या DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा ताकि उनको ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आप जानते हैं कि अभी तक इस बीमारी का सही इलाज जो है वो दरियाफ़्त नहीं हुआ। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि ये हम दें और मरीज़ 100% दुरुस्त हो जाएगा। जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ मरीज़ की ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि जब मरीज़ के फेफड़े मुतासर होते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर नहीं कर पाता अपने बाकी अज़ा को, ब्रेन को, हार्ट को, और उसकी वजह से वो मरीज़ सीरियस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मरीज़ उस स्टेज पे आए जब उसके फेफड़े 100% या 90 और 100% के दरमियान मुतासर हो जाएं
तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ ऑक्सीजन पे। फिर हम उसको वेंटिलेटर की मशीन पे डालते हैं और वो फिर देखते हैं कि उसमें भी आप पता है कि बहुत ज़्यादा मौत वाक़या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि जो हमारे पास यहाँ अलाइड हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं उनको भी यूज़ किया जाए, DHQ फैसिलिटी को भी यूज़ किया जाए, और फिर हमने यहाँ कोविड यूनिट्स बनाए और इस लिहाज से हमने इसको आगे काम को चलाया। और मेरे ख्याल में अभी तक जो भी है फैसलाबाद में वबा का शिकार हुए हैं मरीज़, उनको हमने बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी अगर ये वबा मज़ीद फैलती है तो हम इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह ये वबा तेज़ी से फैल रही है, हमारे अलाइड DHQ जनरल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना वायरस के मरीज़ आ रहे हैं, अगर प्राइमरी सेकेंडरी के वाले से बात की जाए तो वहाँ पे भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 10-10 बेड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। आने वाले जो मुस्तकबिल है उसमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि मज़ीद हस्पताल में जो है वो इजाफा करना पड़ सकता है इस वबा को कंट्रोल करने के लिए, या बेड्स की जो तादाद है उसमें ही सिर्फ इजाफा किया जाएगा, या वैसे ही आने वाले वक्त में ये जो है मर्ज़ कंट्रोल हो जाएगा? आपका ये सवाल जो है ना वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि हमें आवाम को ये बताना है कि हमारी सहूलियात जो इस वक्त कोरोना के मरीज़ों के लिए हैं वो क्या काफ़ी हैं, या हमें इसमें ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और मज़ीद बेड्स का इजाफ़ा करना पड़ेगा या ऑक्सीजन का इजाफ़ा करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब ये वबा शुरू हुई थी उस वक़्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जैसे मैंने पहले बताया कि सीरियस पेशेंट कम आते थे, तो हमारी सारी तवज्जो थी आइसोलेट करने पे मरीज़ों को अस्पताल में और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में, कि जाके पता करें कि इनको कहाँ कहाँ बीमारी लगी है उनके घर वालों को। लेकिन ये ईद के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई, सीरियस पेशेंट आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमें उस वक्त एहसास हुआ कि ऑक्सीजन बेड जो हैं हमें बढ़ाने हैं, और उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए एलाइड हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन हमने 250 बेड का इजाफा किया। यानी वो 250 बेड जो हम पहले दूसरे मरीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उनको हमने ये कोविड के मरीज़ों के लिए मुख्तस कर दिया और ऑक्सीजन सप्लाई हमने बढ़ा दी। यानी आपको पता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है एक तो सिलेंडर से आती है, दूसरी होती है इसके लिए बहुत बड़ा टैंक होता है। सिलेंडर जो है वो 5 लीटर पर मिनट तक दे सकता है ऑक्सीजन, लेकिन ये हमारे मरीज़ हैं जिनको 15 लीटर या 20 लीटर पर मिनट की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी है कि पीछे एक बहुत बड़ा टैंक हो जाए। हमारे पास एलाइड हॉस्पिटल में भी है, हमारे पास DHQ हॉस्पिटल में भी है। तो उसके लिए वो जो टैंक है वहाँ से पाइप्स गुजरते हैं जिसको हम डक्टिंग कहते हैं, और ये डक्ट जो है या पाइप है हर बेड तक पहुँचता है। तो हमने तकरीबन यहाँ पे 250 बेड की डक्टिंग की, और वो जो मैंने पहले बताया कि वो बेड जो दूसरे मरीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे उनको भी हमने कोविड पे कन्वर्ट कर दिया, ताकि पूरी तरह हम इस तरह तैयार हो जाएं कि कोई भी पेशेंट है जो आए उसको हम बेड रिफ्यूज़ ना करें, ऑक्सीजन वाला बेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। इसी तरह हमने DHQ हॉस्पिटल के अंदर में भी तादाद बढ़ाई ये ऑक्सीजन बेड्स की, और आज शायद आप जानते हो कि जो हमारा CCU है वहाँ पे उसको भी 40 बेड्स को भी हमने कोविड में कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारे दिल के मरीज़ हैं उनको हमने कहा कि जी फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले जाएं, तो इस लिहाज से वहाँ पे 40 बेड का इजाफा CCU के बेड्स के तौर पे किया गया, 30 बेड का इजाफा 70 बेड हमने यहाँ किए। गुलाम मोहम्मदाबाद में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वहाँ पे ऑक्सीजन टैंक नहीं था, वहाँ पे हमने ICU बनाया और उनको हम सिलेंडर से चलाया करते थे। अब ये हुआ कि एक हमें डोनेशन बहुत भारी मिली है तकरीबन 35 लाख की, और हमने एक मिनी ऑक्सीजन टैंक जिसको कह लें वो वहाँ लगा दिया है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी 40 बेड की बढ़ गई है। और इसको हमने इस्तेमाल किया जब ये पीक पे चलेगी। आपको पता है ईद के बाद जो है इसकी पीक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ, और आप भी इस बात को जानते हैं क्योंकि आप तो डेली ये देखते हैं, कभी किसी मरीज़ को ऑक्सीजन बेड जो है रिफ्यूज़ नहीं हुआ और किसी मरीज़ को वेंटिलेटर जो है ना रिफ्यूज़ नहीं हुआ। इस वक्त भी हमारे पास जो है ना एलाइड हॉस्पिटल के अंदर 12 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, DHQ हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, 2 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं हमारे गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल। तो ये मैक्सिमम था। और जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आने वाले दिनों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये ट्रेंड बताता हूँ, ये ट्रेंड ईद छोटी ईद के बाद शुरू हुआ, बड़ा पीक पे गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है।
लेकिन जो आगे आने वाले दिन हैं, जब ये लोग निकलेंगे बकरों की खरीदारी करने के लिए, जौक दर जौक जाएंगे, और आपको पता है हमारे अवाम जो हैं वो SOPs को फॉलो नहीं करते, तो ये बीमारी बढ़ने का बहुत खदशा है। और हम महसूस कर रहे हैं कि इसकी जो दूसरी पीक है वो ईद के आसपास और या उसके बाद आएगी। उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी है इंशाअल्लाह ताला। हमने यहाँ पे एक सर्जिकल वार्ड खाली करके उसको कोविड वार्ड बना दिया और सर्जिकल वार्ड को दूसरे वार्डों में हमने जम कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब हमारा अमला जो है वो भी ट्रेन हो चुका है, अमले को समझ भी आ गई है। वो पहले खौफ था एक अमले को कि अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, PPEs पहनना उतारना उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। अब देखें 3 महीने के अंदर अमले की ट्रेनिंग हो गई, PPE किस तरह पहनने हैं, अमले के अंदर जो है ना मोटिवेशन आ गई काम करने की, उन्हें पता हो गया खुदा न खास्ता बीमार भी हो जाएंगे तो अच्छा इलाज हो जाएगा, रिकवर भी हो जाएंगे। तो अब हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कैपेसिटी है कि खुदा न खास्ता इससे अगर मैं समझता हूँ कि 20-30% ज़्यादा भी लोग हमारे पास आ गए बीमार, खुदा न खास्ता अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो हम उनको आसानी से मैनेज कर पाएंगे। फिर हमारे पास सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे 68 बेड्स का ऑक्सीजन की हमारे पास कैपेसिटी है, सिलेंडर वाले ऑक्सीजन। तो हम इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद डिवीज़न में ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, हमारा कोई मरीज़ ना अभी तक ऑक्सीजन बेड से या वेंटिलेटर से महरूम रहा है, ना इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में महरूम रहेगा। आपको मैं बताता चलूँ कि हमने तकरीबन 8 बेड जो थे हमारे वेंटिलेटर बेड थे इसके ICU में, एलाइड हॉस्पिटल में, 8 से हम उसको ले गए 25 पे, और इंशाअल्लाह ताला 10 वेंटिलेटर और आ रहे हैं, ये हम 35 पे ले जाएंगे। तो 35 वेंटिलेटर यहाँ पे, 10 वेंटिलेटर DHQ हॉस्पिटल में, 6 वेंटिलेटर वहाँ पे गुलाम अहमदाबाद में। तो हमारी कैपेसिटी इंशाअल्लाह बहुत है इस तरह की वबा को फेस करने की आइंदा आने वाले दिनों में। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे आपने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यह कहना है कि यहाँ पे टीचिंग जो हॉस्पिटल, यहाँ पे कोरोना वायरस के तमाम मरीज़ों को इलाज की सहूलियात जो है इब्तदाई स्टेज से लेकर आखिरी मरहल तक फराहम की जा रही है, मगर शहरियों को भी चाहिए कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। जहाँ अमला मुतासर हो रहा है कोरोना वायरस के सबब और मरीज़ों को इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है, तो ऐसे में बजाय हम इनके ऊपर बोझ बने, हमें इनकी जो है वो इमदाद करनी चाहिए, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प किस तरह करनी चाहिए, हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। भाइयों वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ हैं, अमली तौर पर इक़दाम भी करें।